नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 13 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जे सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए गए हैं। सभी प्रश्न जो है 100% रियल है जो एग्जाम के अंदर में पूछा गया था। तो देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों मैं जो एनालिसिस का वीडियो आपको करवाता हूँ ये विथ एक्स्ट्रा फैक्ट करवाता हूँ ताकि अगर आपको आने वाले समय में एग्जाम देना है तो आपको अधिक से अधिक फायदा मिल सके। साथ ही साथ ये पीडीएफ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे दे दिया जाएगा। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2022 कितने बच्चों में वितरित किए गए थे? तो ये 29 बच्चों में वितरित किए गए थे। जो होनहार बच्चे थे उनमें 29 बच्चे को दिया गया था प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार। इसी के जो फैक्ट में इसी से मिलता जुलता एक और पुरस्कार है जो 2022 में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति नारी शक्ति पुरस्कार जो है 29 नारियों को दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, 29 महिलाओं को राष्ट्रपति के द्वारा और 29 बच्चे को प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, 26 दिसंबर को जो है बाल वीर दिवस के रूप में मनाया जाएगा इसी साल से, और 21 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है कि 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होगा? तो हुआ है, मतलब होगा ऐसा था लेकिन हो गया है ये। तो राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 का ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। यहाँ पे भारत जो है 61 पदक जीते हैं, जिसमें से 22 गोल्ड जीते हैं, उसके बाद 16 रजत जीते हैं और आपका जो है 23 ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है, सबसे अधिक ब्रॉन्ज, इसके बाद गोल्ड और इसके बाद जो है आपका रजत जीते हैं। बात करें सीरियली में किस नंबर पे आए हैं क्रम से, तो चौथा स्थान हासिल किया है। प्रथम स्थान पे जो है ऑस्ट्रेलिया रहा है। अब एनिशियंट बात कर लेते हैं राष्ट्रमंडल के बारे में। तो राष्ट्रमंडल की शुरुआत जो है 1930 में हेमिल्टन के कनाडा के हेमिल्टन से होता है। 2010 में इंडिया में भी राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, आपको ये बात भी ध्यान रखना है, दिल्ली में। इसके बाद राष्ट्रमंडल से और क्या आपको बता दें, राष्ट्रमंडल बस इतना ही। राष्ट्रमंडल, हाँ, कल के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रमंडल से कि 62 केजी में जो है स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया था? तो आपका साक्षी मलिक आंसर था। ठीक है, एक प्रश्न था कि वर्ष 2022 के अनुसार भारत का हंगर इंडेक्स क्या है? तो भारत का हंगर इंडेक्स जो है 101वां है। वहीं हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ये आपका 136वां है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान भी रखना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, 136 से 135 ऐसे ही हैप्पीनेस वाला। और भ्रष्टाचार में जो है भारत का स्थान 85वां है। साइबर सिक्योरिटी में भारत का स्थान 10वां है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है क्योंकि इंडेक्स से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? जो मेरा एनालिसिस फॉलो करता है कभी छोड़ के आएगा जी। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। और मतलब मंडल कितने हैं? 10। सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्रमाणिक वेद है चारों वेद में। इसके बाद आता है यजुर्वेद, फिर सामवेद और बाद वाला कौन है? अथर्ववेद। ठीक है, सामवेद को भारतीय संगीत की जनक कहा जाता है। अब अथर्ववेद जो है आपका ये जादू टोना वाला वेद है। उसके बाद ऋग्वेद को जो पढ़ने वाला मतलब अध्ययन करता होते हैं उसे होत्र कहा जाता है या होता कहा जाता है। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल है। ठीक है, यही सब बात जो है आपको ध्यान रखना है क्योंकि वेद से जो है दो तीन दिन स्किप करके क्वेश्चन आ जाता है। और आपका जो पुराण में पूछा जाएगा तो सबसे प्रमाणिक और सबसे बड़ा पुराण जो है आपका मत्स्य पुराण है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जब एक दुर्बल अम्ल को प्रबल क्षार में मिलाई जाती है तो क्या होता है? दोस्तों अब दुर्बल अम्ल क्या होगा आप ही बताइए। जब 7 रहता है पीएच तो ये हो न्यूट्रल। जैसे शुद्ध जल जो होता है ये आपका न्यूट्रल है। ठीक है, क्योंकि इसका पीएच 7 है। 7 से अधिक होगा तो अल्कलाइन होगा, 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा। अब आप बताइए जो दुर्बल अम्ल रहेगा, दुर्बल अम्ल कहने का मतलब क्या है? एकदम करीब करीब रहेगा, है ना, यहाँ तक रहेगा लगभग। मान लीजिए कि इसका जो है 6.99 हो गया, ये दुर्बल अम्ल है। प्रबल अम्ल कहने का मतलब है 1 होगा, 2 होगा, ये सब प्रबल अम्ल है क्योंकि लो है इसका पीएच। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल में आप प्रबल क्षार को मिलाएंगे। प्रबल क्षार के मतलब क्या? 10 हो गया पीएच, 15 हो गया पीएच, तो 0 ना हो जाएगा पीएच, न्यूट्रल से भी नीचे कर देगा, है ना। तो 0 यहाँ पे आंसर करके आना था। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि हाँ आपका जो है पीएच स्केल का खोज जो है सोरेनसन ने किया था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। भीमा नदी कहाँ से होकर बहती है? तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना राज्य से होकर गुजरती है। अधिकांश बच्चे जो है इसमें तमिलनाडु मार के आए हैं, जो बहुत ही गलती बात है। ठीक है, तमिलनाडु में नहीं जाती है भीमा नदी। ठीक है, यहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना में ही और कृष्णा नदी में समा जाती है। कृष्णा की सहायक नदी है भीमा नदी। और ये कहाँ से निकलती है? तो भीमाशंकर महाराष्ट्र में पर्यटन स्थल है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग भी है, आपको पता होना चाहिए, और पश्चिमी घाट में स्थित है। और ये जो है कृष्णा का सहायक नदी है आपका भीमा नदी। ठीक है, कृष्णा तथा कोयना नदी ये भी पूछ चुका है एग्जाम में। तो ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है, जो एक हिल स्टेशन है। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि जनगणना 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत लोग हिंदी भाषी हैं? अब हिंदी का जो है वेटेज क्या है इंडिया में, कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं? तो यहाँ पे जो है लगभग 44% लोग जो है हिंदी भाषी हैं भारत में। दूसरा स्थान आपका आ जाता है बंगला का। ठीक है,
उसके बाद तीसरा स्थान आपका मराठी का आ जाता है। ठीक है, भारत में अब वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषा है, जिसमें तमिल है तमिलनाडु का, तेलुगु है आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, कन्नड़ है कर्नाटक का, इसके बाद मलयालम है आपका केरला का, संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है और ओडिसी है आपका उड़ीसा का। ओडिसी को जो है सबसे बाद में दिया गया दर्जा 2014 में, और तमिल को जो है सबसे पहले दिया गया 2004 में, संस्कृत को दिया गया 2005 में। ठीक है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा। बनास किसकी सहायक नदी है? किसी शिफ्ट में तो एक भी क्वेश्चन नहीं नदी से आती है, किसी किसी शिफ्ट में दो क्वेश्चन आ जाती है। तो आप जो है टीसीएस वाले पे एक दिन की शिफ्ट देखने से पूरी तरीके से बिलीव नहीं कर लीजिएगा कि हमारे शिफ्ट में भी सेम टू सेम आएगा। आज का जो शिफ्ट में मैथ पूछा है, ये सेकंड शिफ्ट में काफी इजी पूछा है, मैं मैथ का एनालिसिस लेके आऊंगा, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सारा चीज जो है आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि कभी भी कुछ भी घुमा सकता है। ठीक है, तो बनास जो है आपका चंबल की सहायक नदी है। चंबल नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। यमुना नदी और सोन नदी, महानंदा नदी, रामगंगा नदी, ये सब कोसी नदी, ये सब किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हिमालय से पार या राष्ट्र पार ये नदी सबसे लंबी, तो आपका ब्रह्मपुत्र आंसर हो जाएगा भारत के अंदर। ठीक है, चलते हैं आगे, क्योंकि वो तिब्बत से निकलती है। एक प्रश्न यहाँ पे कि लेड नाइट्रेट को प्रबल ताप पर गर्म करने पर कौन सी ठोस प्राप्त होगी? अब लेड नाइट्रेट का क्या सूत्र होता है? पीबी, और मैंने नाइट्रेट के लिए क्या बोला था? NO3 जहां जोड़ देंगे आपका नाइट्रेट हो जाता है। हालांकि इसमें जो है हॉल्ट एस होता है संतुष्ट होने के लिए। जब इसको आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा? तो जब भी आप इसको हीट करेंगे तो आपका बन जाएगा इस प्रकार का, क्या बन जाता है आप देख लीजिए, PbNO3। एक तो बन जाएगा पीबीओ बन जाएगा आपका, लेड ऑक्साइड बन जाएगा, और पीबीओ लेने के बाद आपका क्या बचा? दो ऑक्सीजन बच गया, नाइट्रोजन, तो क्या हो जाएगा? NO2 बनेगा, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो इसमें ठोस पदार्थ पूछ रहा था, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो गैसीय फॉर्म में है, तो आपका जो है पीबीओ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर पीबीओ हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने भी पीबीओ करके आया इनका आंसर राइट है, एग्जैक्ट क्वेश्चन है एग्जाम का। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी कितनी होती है? कैसी होती है, प्रकृति कैसी होती है फोकस दूरी की? ठीक है, कल भी पूछा गया था, लेकिन कल जो है आपका उत्तल दर्पण में पूछा गया था। ठीक है, आज अवतल दर्पण में पूछा गया था। मैं चिल्ला के जब भी आपको न्यूमेरिकल बताता हूं 1/f बराबर 1/v माइनस प्लस 1/u, ये दर्पण की सूत्र है, वहां पे मैं अवतल और उत्तल दर्पण में हमेशा फोकस दूरी लेने की बात जरूर कहा है कि अवतल दर्पण में जो है फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव लीजिए, और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव लीजिए, और जो अवतल दर्पण है इसमें फोकस दूरी हमेशा निगेटिव लीजिए। उसके बाद वस्तु की दूरी निगेटिव लीजिए। प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो आप जो है प्रतिबिंब की दूरी भी निगेटिव लीजिए। उत्तल दर्पण में क्या है? फोकस दूरी पॉजिटिव, प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद वस्तु की दूरी निगेटिव। इतना ही से आपका न्यूमेरिकल भी बन जाता है, और मौखिक रूप से एक सिलेबी का क्वेश्चन पूछे वो भी बन जाता है। तो क्यों नहीं सीख लेते हैं ना? तो यहाँ पे अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। लेंस में बात करेंगे तो इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन कब किए गए थे? जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की व्यवस्था करने की बात कही गई थी। अब लीजिए, कल के 2 शिफ्ट में पंचायत से कोई क्वेश्चन नहीं आया, आज के प्रथम शिफ्ट में भी पंचायत से कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन यहाँ पे पंचायत से क्वेश्चन आया। अभी पंचायत को भूला नहीं है, तो अब पंचायत वाला जो मटेरियल है उसे भूलना नहीं है आपको। ये नहीं कि आप नहीं पूछ रहे हैं नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये 1992 में होती है 73वां संविधान संशोधन, और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो है सिफारिश की जाती है। इससे संबंधित समितियां मैंने आपको नाम बताया, इसलिए नहीं टाइप किया हूं क्योंकि पहले ही आपकी मटेरियल दे दिया हूं एक्स्ट्रा फैक्ट में पीडीएफ के अंदर, तो फिर पुराने पीडीएफ में देख लीजिए, क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो मैं बार बार एक ही चीज को लिखूंगा, ये जो है ठीक नहीं है। तो यहाँ पे बलवंत मेहता समिति हो जाएगा, अशोक मेहता समिति हो जाएगा, सिंघवी समिति हो जाएगा, उसके बाद सादिक अली समिति हो जाएगा। ठीक है, एक है आपका राव समिति, ये सभी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां हैं। 11वीं अनुसूची है, 9वीं भाग है, 40 आर्टिकल है, 243 आर्टिकल है, ये सभी पंचायत से संबंधित है। ठीक है, पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष, न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष, हेड क्वार्टर हैदराबाद, ये सब आपको याद रखना है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, ये सभी बात पंचायती के बारे में याद रखना है। शुरुआत कहाँ से होती है ये भी देख लीजिए, अब इतना चीज देखे तो शुरुआत होता है 1959, कहाँ से होता है? राजस्थान के नागौर से होता है। कहाँ से होता है? राजस्थान के नागौर से होता है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है पंचायती राज व्यवस्था के रिगार्ड में। इसके बाद आपको एक प्रश्न पूछा गया था कि बोरेक्स के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों, बोरेक्स, सुहागा, इस सब का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो बोरेक्स का निर्माण में जो है धोवन सोडा का इस्तेमाल किया जाता है।
धोवन सोडा का इस्तेमाल और कहाँ किया जाता है, रंजक में, रिएजेंट के रूप में, ड्राई क्लीनर्स फैक्ट्री में, ठीक है, कपड़ा धोने में, साबुन बनाने में, इस सब में धोवन सोडा का प्रयोग किया जाता है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। सूत्र की बात करेंगे तो Na2CO3 हो जाएगा, ठीक है। खाने वाला सोडा जो है NaHCO3 होता है ना, NaHCO3। इसके बाद कास्टिक सोडा जो है NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH। इसके बाद और क्या है, एक ब्लीचिंग चूर्ण पूछा जाता है, CaOCl2 होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। इसके बाद आपका एक जिप्सम पूछा जाता है, CuSO4। इसके बाद CuSO4 और हाफ H2O। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। जिप्सम को जो है आपका जो है जिप्सम मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है जिप्सम का डिहाइड्रेशन होता है, निर्जलीकरण होता है तब प्राप्त होता है। इससे पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया था। इसका मैंने उपयोग भी बता दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति का सांचा बनाने में, डॉक्टरों के द्वारा, गृह उद्योग में, तो इस सब में इसका उपयोग हो सकता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और आया था, अभी ध्यान आया, एक क्वेश्चन और बता रहे लड़का कि पंचवर्षीय योजना से प्रश्न आया था, ठीक है। पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछा गया था, इसका कार्यकाल तो 1951 से 56 सब दिन बताते हैं। हैराड डोमर के मॉडल पर आधारित था। लक्ष्य जो है 2.1 रखा गया था, प्राप्ति 3.6 का हो गया था। इसके बाद इसमें जो है कृषि पे बल दिया गया था। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। मैंने इसमें न्यूमेरिकल नहीं रखा हूं, आपको न्यूमेरिकल जो है प्रयत्न करता रहना है, न्यूमेरिकल को नहीं भूलना है। V बराबर IR वाला हुआ, उसके बाद 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U दर्पण सूत्र। उसके बाद जो हीट का सूत्र आता है उसको भी आपको ध्यान रखना है, H बराबर I²RT। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये सभी बातें को आपको ध्यान रखना है, कोई भी गड़बड़ाना नहीं है। अच्छे से एग्जाम दीजिए, अच्छा रिजल्ट लाइए। जय हिंद दोस्तों।